जुलाई का महीना है, आप सब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जद्दोजहद में लगे होंगे, लेकिन इससे जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स ग्रुप, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जी अहमदाबाद से। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। और मुकेश जी इनकम टैक्स रिटर्न भरने से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको बताएंगे, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अगले आधे घंटे तक हम आपको बताने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले जरूर देखें अपना एनुअल इनकम स्टेटमेंट। कोई गड़बड़ी मिले तो कैसे करें दूर, हम बताएंगे शो में। टैक्स फ्री इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न में बताना क्यों है जरूरी, ये भी बताएंगे आपको। और साथ में ये भी बताने वाले हैं कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्या है जीएसटी बचाने का तरीका। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन जुलाई का महीना है और हम लोग पिछले कई एपिसोड से आपको ये बताते जा रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई भी दुविधा आए तो कैसे दूर करें, दुविधा क्या क्या आ सकती है, किन किन बातों का ख्याल रखें। तो आज हम एक खास पहलू पर जोर देने वाले हैं, वो है AIS यानी एनुअल इनकम स्टेटमेंट को लेकर के। मुकेश पटेल जी, मुझे याद है कि एक बार हम लोगों ने एक शो में मुद्दा आया था कि आपके पास इनकम टैक्स विभाग से कोई जानकारी दी जाती है तो उस जानकारी मेल नहीं खाती है, तो उसको सुधारने का उपाय भी रहना चाहिए, एक पोर्टल होना चाहिए। आपने भी इस जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था और AIS इसका एक रूप के तौर पर देखने को मिल रहा है। हमारे सब दर्शकों को एक ये गुरु मंत्र देना चाहूंगा कि याद रखिए कि अगर AIS पर जो रहे अटेंशन तो दूर हो आयकर के सब टेंशन। क्योंकि जब आप ITR भरते हैं, आप कुछ चूक जाते हैं दिखाने में, तो तभी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ता है, क्योंकि अब तो पूरा IT फॉर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनके पास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, ये सब के आधार से अब लक्ष्मण जी आयकर के नज़र से आपके कोई भी वित्तीय व्यवहार, आपकी कोई भी ऐसी आय जो आपकी आय पर आपको कर भरना चाहिए, वो उनसे छुपा नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके बारे में आयकर विभाग को क्या पता है। अगर आप इसकी जानकारी पक्की कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारा AIS। और AIS जो है, अगर उसको हम एक बाइबल या गीता का एक बेस मान के आगे चलेंगे और ITR भरते समय उसको हम ख्याल में रखेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारे और कोई प्रश्न आम तौर से हमें फेस करने का सवाल नहीं आएगा। बिल्कुल, जैसा कि मुकेश पटेल जी ने कहा कि अगर आप AIS पर देते हैं अटेंशन तो दूर होगा हर टेंशन इनकम टैक्स का। लेकिन एक बात बताइए कि ये आपने सही कहा कि हमारी आमदनी कहाँ कहाँ से आई हुई है, कितनी आमदनी हुई है, ये सारा कुछ हम AIS में देख सकते हैं, उसके हिसाब से टैक्स भर सकते हैं। लेकिन मान लिया जाए कोई ऐसी आमदनी AIS ने दिखा दिया जो हमारी आमदनी हुई नहीं, या फिर कोई तकनीकी दिक्कतें उसमें आ रही है, या फिर कुछ मेल नहीं खा रहा है, तो उसको दूर करने का भी कोई तरीका है? बिल्कुल। एक्चुअली यही मुद्दे को लेके जैसे हमने आवाज उठाई थी कि SFT ये 2 साल से स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जो रिपोर्टिंग हो रहा है, अब पहले आपके 26 AS में दिखता था, आप देख सकते थे, मगर उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते थे। सही जानकारी आपके लिए आवश्यक है, आप रिपोर्ट करें, पर गलत जानकारी है तो उसको सुधारने का भी आपको मौका मिलना चाहिए रियल टाइम में। नहीं तो वो गलत जानकारी के आधार से आयकर विभाग आपको नोटिस दे देगा। तो इसके लिए अब AIS में ये एक बखूबी, उसकी एक लाक्षणिकता है कि आप उसको सुधार सकते हैं। इसका हम बहुत संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को अगर समझाएं तो आपके E-फाइलिंग पोर्टल पर जो सर्विसेज है उसमें आप जाओगे तो वहां एक AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का वो टिक करना है आपको। वो करेंगे तो एक अलग पोर्टल पर आपको ले जाएंगे और वहां आपको अपनी पूरी जानकारी, आपके क्या क्या टैक्सेस भरे हैं, आपके क्या स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, इसके सब के बारे में, माना आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड, आपके कैपिटल गेन्स के ट्रांजैक्शंस, आपके इन्वेस्टमेंट्स भी, आपने क्रेडिट कार्ड से क्या खर्चा किया है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए जब आप देखते हैं
और आप देखते हैं कि ये कोई इंफॉर्मेशन गलत है, तो वहां आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप उसको सुधार सकें, तो उसको आप टिक करिए। तो जो ड्रॉप बॉक्स में खुलेगा इंफॉर्मेशन इज करेक्ट तो एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर जरूरी पार्शियली करेक्ट है तो उसको सुधार सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि ये दिस डज नॉट कंसर्न टू मी, कोई और के बंदे के साथ इसका नाता है, तो वो भी बता सकते हैं। और लक्ष्मण जी, इसकी खूबी ये है कि आप जो क्लिक करोगे ना, तो आप उसी टाइम पे अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन समरी में जाके देख भी सकते हैं कि तो कुल मिला के सुधारा गया। रखिएगा, एआईएस जरूर ध्यान से देखिए, उसमें कुछ गड़बड़ी दिखे तो सुधार भी सकते हैं, जैसा कि मुकेश पटेल जी ने बताया। इस बीच कई सारे फोन कॉल्स हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं इंदौर, जहां से मधुसूदन दवे जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मधुसूदन जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। कैसे हैं आप? आपको भी नमस्कार। मैं बढ़िया हूँ सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार भैया। सर मैं नवंबर 21 में रिटायर हुआ हूँ बैंक ऑफ इंडिया से। अच्छा। और मेरे खाते में जो अर्न लीव थी उस पर मेरे को इनकेशमेंट मिला है करीब 9,31,000 रुपए। ठीक है। अब उसके ऊपर टैक्स के क्या देनदारी है ये मुझे जानना था। इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि मेरी जो जानकारी है उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस चला था और उसमें वो खारिज कर दिया था हाई कोर्ट ने। उसके साथ ये भी एक टिप्पणी दी हाई कोर्ट की कि 98 से जो लिमिट 3 लाख की चली आ रही है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एग्जामिशन की, वो उसको रिव्यू करने के लिए इनकम टैक्स अधिकारियों को विचार करना चाहिए। अब लक्ष्मण जी, इसमें मधुसूदन जी की बात है, बिल्कुल सही है। एक्चुअली यहाँ जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA है, वो लीव एनकैशमेंट के एग्जम्पशन के लिए उसमें प्रावधान किया गया है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। आपको जो भी लीव एनकैशमेंट की अमाउंट मिलती है वो संपूर्णतः विदाउट एनी फाइनेंशियल लिमिट आपको एग्जम्प्ट हो जाएगी। पर अगर आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो भाई साहब की जो बिल्कुल मेरे ख्याल से एक कंप्लेंट है वो सही है कि 98 के बाद इसमें ये 3 लाख अभी करंट लिमिट है, उसमें 24 साल हो गए लक्ष्मण जी, कोई सुधार नहीं है। अच्छा। 24 साल के बाद भी ये 3 लाख की लिमिट चलने के कारण अब मधुसूदन जी को 9,20,000 मिले, उनमें से 3 लाख ही उनको एग्जाम गिने जाएंगे और बाकी पर उनको टैक्स भरना पड़ेगा। हम जरूर आवाज उठाएं कि अगले बजट में इसमें एक वेलकम चेंज हो। चलिए चलते हैं अब चंडीगढ़, जहां से जीएस लांबा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लांबा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं कहाँ उलझन है आपकी? सर आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ योर शो। इवन मुकेश साहब का मैं काफी बड़ा फैन हूँ सर। He has always, I never miss his show because the information which he gives is tremendous useful, which many of CS doesn't know. I am a great fan of him. सर मेरा एक इशू है जी, मैंने दीवान हाउसिंग DHFL के NCDs 100% secured NCDs खरीदे थे 2018 में। कंपनी NCLT में डिसॉल्व हो गई, पिरामिल ग्रुप को बिक गई। उन्होंने कंपल्सरी खाली 25% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट क्रेडिट कर दिया हमारे अकाउंट में। NCDs हमारे उन्होंने ले लिए वापस। नाउ माय इशू इज दैट एम आई एलिजिबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस? बिल्कुल। हेलो लांबा जी, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जरूर क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो निवेश किया था उससे आपको बहुत कम रकम मिली है, 25% ही मिली है। तो ये 3 साल हो गए हैं, इसलिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप अपने और कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ भी कर पाएंगे। बिल्कुल, तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि आप उतना फायदा मिलेगा। बिल्कुल, जो नुकसान हुआ पूरी भरपाई तो नहीं होगी, लेकिन आप सेट ऑफ कर सकेंगे। और आपने हमारे शो और हमारे गेस्ट की तारीफ की, इसके लिए हौसला बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे टैक्स फ्री इनकम को ITR में डिक्लेयर करना क्यों है जरूरी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।